सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रैक्टिस सेट टेक्सटाइल का ही सॉल्व करेंगे ये, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक टर्म हमें यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ पूछा मतलब मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, और बहुत से लोग ऐसा है ना कि जैसे कोचिंग नहीं ले पाए हैं या फिर ले लिए हैं तो उनका कोर्स वो नहीं कंप्लीट कर पाए हैं कुछ रीजन से। तो बेसिक तो आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ ना कुछ तरीके से पढ़ ही रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ भीतर घुस के कुछ क्वेश्चन हमने इस एक दो क्वेश्चन भी बनाए हैं, और कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराए थे। तो एक बार हम इन टर्म को समझेंगे, उसके बाद बहुत बस यही 2-4-5 टर्म है, इनको समझ लेते हैं, फिर हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रही थी, जैसे हम लोग कहते हैं ना जो स्पन रेशम होता है ना, सिल्क, टूटे हुए जो रेशम होते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी ये लाइन कट हो गई, अभी मैं ऐसे ही बता दूंगी। छोटे आकार के रेशम के धागों के कई भिन्न स्रोत होते हैं, जैसे कि टूटे हुए कोकून। टूटे हुए कोकून को कहते क्या है, यहाँ पर कट हो गया है, मैं आपको लिखकर बता दे रही हूँ। यहाँ पर लिखा है पियर्स्ड कोकून, ठीक है, PIERCED, ठीक है। तो ये पियर्स्ड कोकून क्या होते हैं, मतलब टूटे हुए कोकून को ही कहते हैं, ठीक है। तो टूटे हुए कोकून जो होते हैं ना, तो कीड़े बनने की जब प्रक्रिया में क्या होता है, कोकून बाहर तोड़कर निकल जाता है। जैसे मान लो ये कोकून है, ठीक है, ये कोकून है। अब इससे जो कीड़ा था यहाँ पर, वो क्या हुआ, इस कोकून को फाड़कर यहाँ से निकल गया, ठीक है, इसको फाड़कर निकल गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम पियर्स्ड कोकून कहेंगे, क्योंकि अब ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, जगह जगह से क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये हर जगह से टूट गया तो ये स्पन हो जाएगा। तो जो क्या होता है, जब कीड़ा बाहर निकल जाता है कोकून को तोड़कर, उसको हम कहते हैं पियर्स्ड कोकून, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे तो सब चीज़ दिखी रही है। दोहरा डबल कोकून हम किसे कहते हैं, ठीक है, जो कि दो रेशम के कीड़ों द्वारा एकदम पास में चिपक कर कोकून बनने की क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। मान लो दो कोकून एक जगह पर ही अपनी क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, अब वो चिपक जाएंगे तो अब आप उसे छुटाओगे तो वो टूट ही जाएगा ना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डबल कोकून। इसमें भी जो है रेशम टूटा हुआ प्राप्त होता है। तो देखो हमें 5 तरीके से टूटा हुआ रेशम प्राप्त हो रहा है। फ्लॉस क्या होता है, जो कि रील से लपेटने से पूर्व कोकून पर ब्रश करने की प्रक्रिया, जब हम ब्रशिंग का प्रोसेस करते हैं तो उस समय भी कुछ रेशे हैं टूट के गिर जाते हैं, उसे हम फ्लॉस कहते हैं, ठीक है। फ्रीशन क्या होता है, प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला जो मोटा और असमान रेशम का तंतु होता है, उसको हम फ्रीशन कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला। स्क्रैप रेशम क्या होता है, रील में लपेटने की क्रिया, जब आप रीलिंग का प्रोसेस करते हो उस समय क्या होता है, जब रीलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस समय रीलिंग भी हो रही है, रीलिंग के साथ साथ बटाई भी चल रही है, तो भी क्या होता है, झटकों में उसमें कई बार रेशम के टुकड़े हो जाते हैं। और मतलब क्या होता है, जब हमें उस समय मतलब लपेटते समय और बटाई करते समय, ठीक है, जब हमें टूटे हुए रेशम प्राप्त हो उसको हम स्क्रैप कहते हैं। ओके, तो 5 टर्म आपको क्लियर हो गए। देखो स्क्रैप किस हमने कहा, फ्लॉस क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ब्रश करने के दौरान प्राप्त हो रहा है। फ्रीशन क्या है, तो जो रेशम के किनारे पर जो ना होता है, मान लो ये रेशम का धागा है तो यहाँ पर क्या है, मोटा हो सकता है, यहाँ पर मोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो असमान धागा है, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, वो किनारे जो टूटे निकाल लिए जाते हैं उसको हम फ्रीशन कहते हैं, ठीक है, फ्रीशन कहते हैं। ओके, स्क्रैप हमने बता दिया, रील पे लपेटते समय या बटाई की क्रिया के दौरान। और फ्लॉस क्या होता है, फ्लॉस भी हमने बता दिया, जब ब्रशिंग का प्रोसेस होता है तब हमें जब रेशम प्राप्त होते हैं उसे हम फ्लॉस कहते हैं। और डबल कोकून, जब दो कोकून एक पास सटकर रेशम का उत्पाद मतलब रेशम जो है जुड़ जाए और उसके बाद वो रेशम को खींचा जाए, उस प्रक्रिया में वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। मतलब पास जब कोकून बन जाए तब रेशम टूट के प्राप्त हो तो उसको हम डबल कोकून कहते हैं। और टूटे हुए यहाँ पे जो हमने पियर्स्ड कोकून की बात की थी तो उसको क्या कहा था, जब कीड़ा तोड़कर निकल जाए बाहर तो उसको हम पियर्स्ड कोकून कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक प्रश्न मैंने डाला है इसमें, इसलिए मैंने सोचा पहले आप लोगों को बता तो दूँ ये होता क्या, पढ़ाया तो कभी है नहीं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, विश्व के अधिकांश भागों में उगाई जाने वाली कपास कहलाती है। ये उन लोगों के लिए प्रश्न है जिन्हें कुछ न्यू चाहिए था। मिस्री कपास, पिमा कपास, अपलैंड कपास या फिर समुद्रद्वीपी कपास। तो समुद्रद्वीपी कपास तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सी होती है, जॉर्जिया के तट पे जो प्राप्त होती है, जॉर्जिया के तट से जो कपास हमें प्राप्त होती है, जॉर्जिया के तट से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र धूपीय कपास जो है कहते हैं। जो अपलैंड पिमा कपास की अगर हम बात करें, जो पिमा का कपास होता है उसको हम अमेरिका में बोई जाने वाली कपास के नाम से जानते हैं। अमेरिका, ऐसा नहीं कि अमेरिका में खाली यही होती है, अपलैंड कपास भी होती है, लेकिन ये भी स्पेशली अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, मिस्री कपास आप जानते हैं मिस्र में पाई जाएगी, मिस्री नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या था, विश्व के अधिकांश भागों में पाई जाने वाली कपास कौन है, तो ये अपलैंड कपास है। अपलैंड कपास जो है विश्व के सर्वाधिक भागों में पाई जाती है। इनफैक्ट ये अमेरिका में काफ़ी अच्छी उगाई जाती है, लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और मैक्सिको है, वहाँ पर अधिकांश भागों में जो कपास मिलती है वो कौन सी मिलती है, अपलैंड कपास है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जो अपलैंड कपास है और कहीं नहीं पाई जाती, विश्व में हर जगह ही सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली कपास होती है अपलैंड कपास। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन सही था। और क्वेश्चन 2 है, और वो लोग बताएं जो लोग कहते हैं मैम नए क्वेश्चन बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। ओके, क्रैम्पटन महोदय ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, क्रैम्पटन का बताना है आविष्कार आपको। ओके, क्रॉम्पटन, इन्हें कभी क्रॉम्पटन भी कहते हैं, क्रॉम्पटन। ओके, क्या कताई मशीन का आविष्कार किया, कताई फ्रेम का किया, कताई म्यूल का किया है, पावर लूम का आविष्कार किया। तो कताई मशीन का आविष्कार किसने किया, हम सभी जानते हैं किसने किया था, हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, हारग्रीव्स ने। ओके, हारग्रीव्स। ओके, तो ये कताई मशीन का आविष्कार किया था हारग्रीव्स ने। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कताई फ्रेम के आविष्कार की अगर हम बात करें, तो कताई फ्रेम का जो आविष्कार था वो क्या था, आर्कराइट ने। ठीक है, आर्कराइट ने। ओके, आर्कराइट ने किया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कताई म्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो कताई म्यूल का आविष्कार जो किया था, इस आंसर को नहीं, अभी हम पावर लूम की बात करते हैं। पावर लूम ने जो आविष्कार किया था वो किसका किया था, वो लास्ट एक ही बचा आपके। पावर लूम का आविष्कार जो किया था वो किया था आपके, कौन थे वो, कॉर्टराइट। ठीक है, कॉर्टराइट। ये 4-5 नाम एक जैसे लगते हैं, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था जब हमने इन्हें याद किया था, लेकिन ये आपको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि देखो इसमें भी माँ आ रहा है और इसमें भी माँ आ रहा है, तो इसकी तो मैंने ट्रिक बना ली थी कि इससे याद कर लेना है मुझे। ठीक है, कताई म्यूल का और क्रैम्पटन में भी माँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने याद कर लिया था, लेकिन यह आंसर था इसलिए मैंने इसको बाद में छोड़ दिया। कताई म्यूल का आविष्कार जो था क्रैम्पटन महोदय ने किया, ध्यान रखिएगा। ओके, कताई मशीन का आविष्कार किसने किया, हारग्रीव्स ने, याद कर लीजिएगा। कताई फ्रेम का आविष्कार किसने किया, आर्कराइट ने किया। पावर लूम का किसने किया, कॉर्टराइट ने किया। पावर लूम का आविष्कार कॉर्टराइट ने किया। ठीक है, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 3, कताई मशीन का आविष्कार किस सन में हुआ, 1759, 1764 या 1785 या 1779 में। तो जो हमारी कताई मशीन है जिसका आविष्कार हारग्रीव्स महोदय ने किया था, वो तो आपकी 1764 में आई थी। ठीक है, लेकिन अब जब डिस्कशन हो ही रहा है तो क्यों ना सभी का डिस्कशन कर लिया जाए। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्या दिया, 1759 दिया, तो 1759 में जो आविष्कार हुआ था, 1759 नहीं 69 कर लीजिएगा इसको, 69 था ये। ठीक है, 1769 में जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था आपके कताई फ्रेम का। ठीक है, कताई फ्रेम का आविष्कार हुआ था जो आर्कराइट ने किया था ना। और यहाँ पर जो 1785 है, 1785 में जो आविष्कार हुआ था वो पावर लूम का हुआ था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, कॉर्टराइट ने किया था। ठीक है, और 1779 में आपका एक ही बचा, फिर कौन बचे, क्रॉम्पटन महोदय ने जो किया था आविष्कार म्यूल फ्रेम का, है ना, क्रॉम्पटन वाला बच्चा। तो ये हमने सारी, अब आपको ये प्रश्न आई थिंक याद रहेंगे, इनको एक जगह ही सेफली आप नोट कर लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न का उत्तर दे दिया ना मैंने, बी ऑप्शन सही है, 1764। क्वेश्चन है 4, कपास की अच्छी खेती के लिए बरसात की आवश्यकता कितनी होती है, 9 से 10 सेमी, 10 से 12 सेमी, 12 से 15 सेमी, या फिर यहाँ पर आंसर होगा 15 से 20 सेमी। तो अगर आपको कपास की अच्छी खेती चाहिए तो 12 से 15 सेमी जो है बारिश यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, 12 से 15 सेमी तक जो है बारिश हो तो ज़्यादा अच्छी आपको कपास की जो है यहाँ पर प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा,
क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कपास को हम यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली कहते हैं, वनस्पति से प्राप्त होता है, हमें सेल्यूलोजिक रेशा है, ठीक है, प्रकृति में वनस्पति से प्राप्त, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो आज ये प्रश्न जो है थोड़े अलग है, तो ज़्यादा दिमाग को खपाना नहीं, इनको ऐसे ही याद करने की कोशिश करना। कपास की उच्च किस्म प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 200 गर्म दिन की, गोबर की, नमक की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो जब भी कपास की खेती की जाती है तो 12 से 15 सेमी तक, यहाँ पर इंच तक जो है क्या होती है, बारिश जरूरी होती है। 200 गर्म दिनों की आवश्यकता होती है, कम से कम 200 दिन गर्मी होनी चाहिए, प्लस मिट्टी में गोबर के अंश होने चाहिए, नमक का अंश होना चाहिए, मिट्टी काली होनी चाहिए, ठीक है, काली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हालांकि इन्हें भी कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। ट्रॉपिकल जो कंडीशन होती है वो वाली यहाँ पर होनी चाहिए आपके लिए, तब जाकर कहीं ना कहीं अच्छे रेशे आपको कपास के प्राप्त होंगे। और अगर बारिश की बात करें तो ये शुरू में जब परिपक्वता की समय ज़्यादा ज़रूरत होती है, लास्ट में जब ये अच्छे पौधे तैयार होने लगते हैं तब लास्ट में इतनी ज़्यादा पानी होने की आवश्यकता, बारिश की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। अच्छा, क्षारीय जो है भूमि भी इसके लिए फ़ायदेमंद रहती है, क्षारीय भूमि, ठीक है, काली मिट्टी, क्षारीय भूमि जो है इसके लिए आवश्यक, मतलब सही है, ओके। बढ़ते हैं आगे, इसमें लंबे और कोमल रेशे प्राप्त होते हैं। हाँ, तो यहाँ डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कपास के लिए हानिकारक तत्व क्या है? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या हानिकारक है, आर्द्रता हानिकारक है, पाला हानिकारक है, या फिर गर्मी हानिकारक है? तो अभी हमने आपसे जस्ट बात की थी कि बारिश भी चाहिए, बारिश में आप जानते हो आर्द्रता भी हो जाती है ना, गर्मी खूब, ओके, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जब गर्मी चाहिए ही चाहिए, आर्द्रता चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, गर्मी, ये सब सही है, लेकिन पाला जो है इसके लिए सही नहीं माना जाता है, ठीक है। और बकाया जो भी दिया है सब सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 7, कपास के बीज बोए जाते हैं छिटकाकर, कतार में, मनचाहे तरीके से, या फिर कपास के बीज बोए जाते हैं छिटकाकर, कतार में, मनचाहे तरीके से, या उपर्युक्त सभी? तो कपास के बीज जो होते हैं ये कतार में बोए जाते हैं, और पहले के समय में ये कोशिश की जाती थी ये हाथ से ही बोए जाएं, लेकिन अब तो ये है कि हर चीज़ की मशीन आ गई है, लेकिन ये ज़्यादातर हाथ से बोए जाते थे, कतार में, पहले के समय में, ओके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, बीज बोने के लगभग कितने दिनों बाद कपास के बीज से अंकुरण निकलते हैं? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 25 दिन बाद, या फिर 35 दिन बाद? तो जब हम बीज बो देते हैं, ठीक है, उसके लगभग 35 दिन बाद क्या होते हैं, पौधे जो हैं अंकुरित यहाँ पर होने लगते हैं, ओके। जब ये पौधे जो होते हैं अंकुरित हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अंकुरित होने के बाद ये 5 से 7 इंच लंबे हो जाते हैं, उस समय इनमें क्या किया जाता है, गुड़ाई का काम किया जाता है। लंबे हो जाते हैं तब क्या करते हैं, गुड़ाई का काम किया जाता है। गुड़ाई में वही होता है, घास फूस, घास पतवार निकालने का काम यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें 3 सप्ताह में कैसे रंग के हो जाते हैं, ये 3 सप्ताह में कैसा रंग मिल जाता है, तो 3 सप्ताह में ये क्रीम रंग का हो जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, कहीं क्वेश्चन डाल दिया होगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ओके। 35 दिन, यहाँ डी ऑप्शन सही था, ओके, हाँ, क्वेश्चन डाल रखा है। क्वेश्चन है 9, सर्वप्रथम कपास के पौधों में गुड़ाई का कार्य कितनी लंबाई पर किया जाता है? क्या आपको याद रहा? अभी हमने जस्ट आंसर बताया था। अगर कपास के पौधों में गुड़ाई का कार्य करना है तो आपको कितनी लंबाई होने पर करनी पड़ेगी? अंकुरण के बाद 2 से 3 इंच, 4 से 5 इंच लंबा हो जाएगा पौधा तब करोगे उड़ाई, 5 से 7 इंच, या 10 से 12 इंच। तो 5 से 7 इंच का जब हो जाता है पेड़ जो होता है कपास का, झाड़ी के रूप में ही ज़्यादातर होता है, तो ये 5 से 7 इंच का हो जाए तब गुड़ाई का कार्य किया जाता है, ओके। अभी हमने बताया भी था आपको। क्वेश्चन है 10, समझिएगा इसको, मुझे लगा कि शायद इसका रेशम का क्रम कई बार पूछा गया है, तो ये क्रम हो सकता पूछ लिया जाए। कपास के पौधे में फूलों में रंग परिवर्तन का क्रम क्या है? क्या क्रीम सफ़ेद, गुलाबी और लाल, मतलब पहले क्रीम से सफ़ेद होते हैं, ठीक है, या फिर गुलाबी होते हैं, उसके बाद लाल और बैंगनी हो जाते हैं, या पहले गुलाबी होते हैं फिर लाल होते हैं फिर बैंगनी और क्रीम सफ़ेद हो जाते हैं, या फिर सी है लाल बैंगनी होते हैं, गुलाबी क्रीम
गुलाबी होते हैं, क्रीम सफ़ेद हो जाते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर भाई अब सब तो क्रम नहीं हो सकता कि कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, ठीक है। तो कपास के पौधों में जो रंग परिवर्तन का क्रम अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, हमें ये क्रीम से सफ़ेद रंग का प्राप्त होता है, ठीक है। जब ये हमें क्रीम से सफ़ेद रंग का प्राप्त हो जाता है, उसके बाद ये कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, और गुलाबी के बाद ये कैसा हो जाता है, लाल बैगनी हो जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और याद रखिएगा, जो ये क्रीम से सफ़ेद रंग आपको प्राप्त हो रहा है, ये कब प्राप्त होता है, तो ये करीब जो है कपास बोने के 3 सप्ताह बाद जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है, 3 सप्ताह बाद। ओके, एक चीज़ और मुझे लग रहा है, जैसे अब मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रही है, ये बुक में ही लिखा 3 सप्ताह बाद, तो यहाँ पर बोने का नहीं होगा, अंकुरण के बाद होगा, क्योंकि वैसे ऐसी लाइन कुछ लिखी नहीं है कि अंकुरण के बाद होते हैं। पर समझने वाली बात है कि अगर 35 दिन में आपका जो है अंकुरण ही हो रहा है, 35 दिन में ही तो अंकुरण बताया था, तो 7 7 दूनी 14 7 21 दिन में, 21 दिन में ही 3 सप्ताह हो जाएगा, मान लो, मतलब मोटे मोटे तौर पे ले लें तो 2-4 दिन और आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 35 दिन में तो अंकुरण ही हो रहा है, तो फिर 3 सप्ताह में फूल कैसे निकलेगा। इसका मतलब है कि जब अंकुरण होता है ना बीज बोने के 35 दिनों बाद, उसके 3 सप्ताह बाद यहाँ पर क्रीम से सफ़ेद रंग के जो है फूल निकलने लगते हैं, ठीक है। ओके, यही होगा शायद, क्योंकि मत क्लियर नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा था किताब में कुछ कि 3 सप्ताह में क्या होता है, इसका रंग सफ़ेद प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि अंकुरण के बाद या कब, ठीक है। तो यहाँ मतलब इतना, अगर आपसे सीधे पूछा जाए, सीधा प्रश्न पूछा जाए कि क्रीम सा सफ़ेद रंग कब होता है, तो 3 सप्ताह याद कर लेना, किताब में लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं हम आगे, और 3 दिन में ही इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं, ओके, फूल निकलने के। क्वेश्चन है 11, कपास के तंतु कपास ढोड कॉटन बॉल बनाते हैं 1 इंच गोलाई में, 1.5 इंच लंबाई में। सी है ए और बी दोनों सही है, डी है केवल बी सही है। तो यहाँ पर जब कपास के तंतु जो ढोड होते हैं, जो कॉटन बॉल बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो होता है 1 इंच गोलाई में, ठीक है, 1 इंच गोलाई में, और क्या होता है 1.5 इंच जो होते हैं ये लंबाई में बड़े होकर कपास के ढोड बनाते हैं, ठीक है। तो बी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होता है ना, हमारे फ़ोन में अभी ज़्यादा सिस्टम हमें पता नहीं है, तो हम 1.5 इंच ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 12, कपास के विकसित पौधे की लंबाई होती है 2 से 3 फीट, 3 से 6 फीट, 6 से 7 फीट, या फिर 8 से 10 फीट। कपास के विकसित पौधे की लंबाई हमें आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। तो गुड़ाई का प्रोसेस हो रहा था 5 से 7 फीट पे, तब परिपक्व नहीं था, ओके, तब परिपक्व नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपसे विकसित होने की अवस्था पूछी जा रही है, तो ये 2 से 3 फीट जब विकसित होता है तो कितनी लंबाई हो जाती है, 2 से 3 फीट की हो जाती है लंबाई, ठीक है। 2 से 3 फीट ये लंबा 3 से 6 फीट, सॉरी 3 से 6 फीट जो है ये लंबा हो जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 13, प्राचीन समय में लीलन वस्त्र तंतुओं का प्रयोग किया जाता था महारानियों के वस्त्र में, चर्च में व राज्यों के त्यौहार में, या फिर मम्मी को ढकने के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं जो लीलन है वो, वैसे एक चीज़ बताएं, सबसे ज़्यादा पुराना रेशा माना जाता है लीलन, ठीक है। किताबों को अगर आप पढ़ोगे तो रिजल्ट आपको यही निकलेगा कि सर्वाधिक पुराना रेशा जो है लीलन है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये इतिहास का विषय है तो कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं कहीं ये दे रहे हैं कि कपास जो है सबसे ज़्यादा पुराना रेशा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीलन को सर्वाधिक पुराना रेशा कई जगह लिखा हुआ बुक में मिलेगा आपको, ठीक है, करीब 5000 वर्ष पूर्व। तो उस समय ये मम्मी को ढकने के लिए, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं महारानी के जो वस्त्र होते थे वो भी लीलन के बनाए जाते थे, और चर्च में भी प्रयोग होता था लीलन, और राज्य के त्योहारों में, क्योंकि ये पवित्रता का सूचक था, ठीक है। तो चर्च वगैरह ऐसी जगह, मिस्र में इसकी पैदावार हुई सर्वप्रथम, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर जो था जीसस को लोग मानते थे, तो चर्च में इसका प्रयोग होता था, है ना, पवित्रता का, शांति का सूचक, मतलब ठंडा रेशा, बहुत सारी चीज़ों से हम इसको मतलब जानते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 14, यूरोप में लीलन के उद्योगों की स्थापना कब हुई थी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, या 18वीं शताब्दी। तो ये हुई थी आपकी 18वीं शताब्दी में, जो था यूरोप में लीलन के उद्योगों की
स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो 5000 वर्ष पूर्व स्विट्ज़रलैंड का जो क्षेत्र था, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में 5000 वर्ष पूर्व जो थे टुकड़े मिले थे घरों में। ठीक है, घरों में क्या था, जो प्रागैतिहासिक आवास थे, प्रागैतिहासिक, जिनके विषय में कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक इतिहास में क्या था, घरों में क्या था, टुकड़े मिले लीलन के। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं काफ़ी पुराना रेशा है, 5000 वर्ष पहले की बात है। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, सबसे प्राचीन बुना हुआ लीलन तंतु 4100 ईसा पूर्व नील घाटी के पूर्व में किस स्थान से प्राप्त हुआ। देखो ये चीज़ दी है बुक में आपके, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ये सुना जा रहा पेपर टफ आएगा, तो टफ में क्या आएगा, जो प्रश्न हो सकता है अभी तक नहीं आए वो प्रश्न पूछ ले जाएं, यही तो टफ आएगा, सिलेबस से बाहर थोड़ी ना चले जाएंगे। तो हमने सारे प्रश्न कराए, बेसिक भी तो आपको कितनी बार करा चुके हैं, आप पुराने वीडियो देखिए। अब मैं सोच रही हूँ कुछ नया परोसूँ आपको। ओके, तो एक बार इसीलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर जरूर कर दें मित्रों को। ठीक है, तो सबसे प्राचीन बुना हुआ जो लीलन का तंतु था, कितना, 4100 ईसा पूर्व की बात हो रही है। कहाँ मिला था, नील घाटी के पूर्व। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कई बार जो उत्तर है, उस जो हमने प्रश्न में उत्तर डाला है उसको बनाकर ये पूछ लिया जाए कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये ईसा पूर्व नील घाटी के पूरब में किसी स्थान, मतलब पूरब में प्राप्त हुआ था। ठीक है, नील घाटी के पूरब में प्राप्त हुआ था। क्या, तायुम, फायूम, नायुम या फिर ताबूस, तो ये था फायूम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ प्राप्त हुआ था, ये ईसा पूर्व नील घाटी के पूर्व में। ठीक है, नील घाटी के पूर्व में ये फायूम से प्राप्त हुआ था। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन, ओके, हाँ यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पता नहीं क्या हो गया मेरे उसमें ऐप में जिससे मैं काम करती हूँ, तो थोड़े ये गड़बड़ हो गया। बस 4 क्वेश्चन हैं या फिर 5 हैं ऐसे, उसके बाद सही कर लिया था मैंने। क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, मैं पढ़ रही हूँ बकाया, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं दिख नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। ओके, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मुख्यतः पाइल बुनाई से निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है। लामा का, अल्पाका का, ऊँट का या मेमने का। तो पाइल बुनाई के वस्त्रों का प्रयोग जो होता है मेनली किया जाता है वो अल्पाका के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। अल्पाका के विषय में पूछा जाए तो ये छोटे कद का जानवर होता है। ठीक है, छोटे कद का जानवर का कद का क्या होता है, जानवर होता है। ओके, अल्पाका छोटे से कद का जानवर होता है। इससे जो रेशे मिलते हैं वो 12 इंच लंबे होते हैं। ठीक है, ऊनी रेशे कितने लंबे होते हैं, 12 इंच लंबे होते हैं, ध्यान रखिएगा। और पाइल बुनाई से निर्मित वस्तुओं में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ओके, जो ऊँट होता है, अगर हम ऊँट की बात करें तो इससे भी जो ऊन होता है कोमल और सुंदर चमकीली मिलती है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं मिलती है। पर जैसे कि किस पार्ट में ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको, ऊँट से जो है कहाँ, जो गर्दन वाला हिस्सा आप जानते हो, वहाँ पर आपने देखा भी होगा गर्दन पे ऊँट के बाल रहते हैं। ठीक है ना, तो गर्दन वाला, पेट हो गया, वहाँ पर ये अच्छी थोड़ी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, ओके। और अन्य जो पार्ट है, पैर हैं आपके, जो भी पार्ट होते हैं वहाँ पर घटिया किस्म की ऊन यहाँ इससे प्राप्त होती है, ऊँट से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से एक मेमने की ऊन का गुण नहीं है। इस कटाई, एक सेकेंड, ये बहुत ही गंदा धुंधला दिख रहा है, प्रश्न को मैं बहुत ज़्यादा जूम कर दे रही हूँ, शायद आपको अच्छा दिख जाए। ओके, कोशिश कर रही हूँ, बस 5 प्रश्न हैं, 1 या 2 हो भी गया। निम्नलिखित में से एक मेमने की ऊन का गुण नहीं है। इसकी कटाई 6 से 9 माह में की जाती है। मतलब जो मेमने का ऊन होता है उसमें कौन सा क्वालिटी ऐसा है जो इसमें नहीं आएगी, तो ये कटाई 6 से 9 माह के मतलब जानवर या कह सकते हैं जो मेमना है उससे की जाती है। यह ऊन सर्वोत्तम प्रकार की अद्वितीय चमक व मुलायम गर्म होती है। यह काफ़ी सुंदर व मजबूत होती है। इसे लैले का ऊन भी कहते हैं। मतलब इनमें से कौन सा गलत है, तो हम सभी जानते हैं जो आपका मेमने का ऊन होता है इसे हम लैले का ऊन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो ऊन होती है सर्वोत्तम प्रकार की, अद्वितीय चमक और मुलायम गर्म भी होती है। ठीक है ना, और इसकी कटाई जो होती है 6 से 9 माह में या फिर 8 माह में की जाती है। ठीक है, 8 माह में की जाती है। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी सुंदर तो होती है पर मजबूत नहीं होती है, क्योंकि वो अपरिपक्व अवस्था में काट ली जाती है। अपरिपक्व होता है जानवर तब काटी जाती है, इसलिए मजबूत नहीं होती। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर, बस ये 2-3 में आप एडजस्ट कर लीजिए, बस होने ही वाले हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वर्जिन ऊन के उदाहरण इनमें से नहीं है। जो वर्जिन वूल होती है उसका कौन सा उदाहरण नहीं है? इसे कुमारी का ऊन कहते हैं वर्जिन को। ये जानवर के शरीर से प्रथम बार उतारी जाती है। ए और बी दोनों सही है। इसे मेरिनो जात की भेड़ से उतारा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, जो वर्जिन ऊन है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, इसे कुमारी का ऊन कहते हैं, ये भी सही है। ये जानवर के शरीर से प्रथम बार उतारी जाती है जो है कौन सी, वर्जिन वूल, ये भी सही है। लेकिन इसे मेरिनो जाति की भेड़ से उतारा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्जिन का मतलब क्या बताया हमने, प्रथम बार उतारी गई ऊन को हम वर्जिन कह रहे हैं, पहली बार उतारी गई है। ठीक है, तो जब पहली बार उतारी गई तो ये जरूरी थोड़ा है कि मेरिनो जाति, किसी से भी उतारी जा सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नहीं है पूछा है तो डी है, यही नहीं है। ठीक है, सही है। बढ़ते आगे, बकाया मेरिनो जाति की भेड़ कहाँ, स्पेन से मिली, आपको सब भी जानते हो। बका इससे बहुत अच्छी ऊन प्राप्त होती है, ये भी पता है। और कब मिली थी? 13वीं शताब्दी में प्राप्त हुई थी, स्पेन में प्राप्त हुई थी 13वीं शताब्दी में। और हर्डमैन लोगों ने जो थे उन लोगों ने इसकी खोज की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हर्डमैनों ने उत्पादन किया था इसका। क्वेश्चन है 19, प्रथम श्रेणी की ऊन का एक उदाहरण इनमें से नहीं है। मतलब जो प्रथम श्रेणी की ऊन होती है इनमें से कौन सा ऐसा है जो उसका उदाहरण नहीं है प्रथम श्रेणी की ऊन का? ये कोमल मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त होता है जो स्पेन में पाई जाती है। अच्छा, ये तो हमने अभी बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद दिया है इसके रेशों की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ओके, इसको भी हम लॉक करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सी ऑप्शन, इसमें सल्कों की संख्या प्रति इंच 1000 तक होती है। ठीक है, ये भी मान लिया। इनके रेशों की लंबाई 2 से 4 इंच तक होती है। तो बस यही गलत हो गया, डी ऑप्शन। इनके रेशों की लंबाई 2 से 4 इंच तक नहीं होती, इनके रेशों की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। और जो 2 से 4 इंच तक होती है द्वितीय श्रेणी की ऊन होती है। अब बात आती है कि ऊनों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, ऊन को जो है मुख्यतः बांटा गया है वो 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? अभी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4 श्रेणी में जो है ऊन को बांटा गया है। ओके, 4 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो प्रथम श्रेणी हो गई, ठीक है, द्वितीय श्रेणी हो गई, तृतीय श्रेणी हो गई और चतुर्थ श्रेणी हो गई। ठीक है, तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। थोड़ा डिस्कस कर लूँ सारी श्रेणियों को या फिर रहने दो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत गड़बड़ हो रहे हैं यहाँ पे। बस ये लास्ट ही होगा जहाँ तक। संकरण क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा लगभग कितने प्रकार की भेड़ तैयार की गई? 200 ऑप्शन है, 40 ऑप्शन है, 50 या 100। तो देखो, अगर हम प्राकृतिक तौर पर अगर बात करें तो हमें ऊन कितनी तरीके से प्राप्त होती है? 40 तरीके के जानवरों से प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही क्रॉस ब्रीडिंग की। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा पूछा जा रहा है, जो कि आजकल नहीं, कृत्रिम प्रजनन करा के, कृत्रिम प्रजनन नहीं, एक कृत्रिम तरीका होता है जिससे क्या होता है, नए जानवर बना लिए जाते हैं। जैसे किसी को अगर ना समझ में आए तो मैं उदाहरण दे सकती हूँ। अभी गाय एक आ रही है, गाय है वो बहुत छोटी सी है। ठीक है, छोटी सी गाय है और वो दूध भी देती है, वो बच्चे भी पैदा कर सकती है, पर इतनी छोटी है कि आप अपने रूम में रख सकते हो उसको, है ना, बिल्कुल डॉगी के शेप में या थोड़ा बहुत उससे, मतलब डॉगी भी कुछ तो बहुत बड़े आते हैं। ठीक है, तो देखा है सबने, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं संकरण के माध्यम से, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू उसको तैयार किया गया है, कैसे भी उसको बनाया गया है। जैसे आम, गेहूँ, ये इन सब की अब क्या है, नई नई प्रजातियाँ आ रही हैं, तो वो कैसे आ रही है? वो अपने आप पैदा थोड़ी ना हो रही। साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतना विज्ञान जो है इतना विकसित हो गया है कि वो ही लोग कुछ ना कुछ तरीके से जो है लैब में प्रोसेस करके नई नई चीज़ें तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आज के समय में हम संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग से बात करेंगे तो करीब करीब 200 तरीके की हमने जो है ऊन प्राप्ति के साधन या भेड़ जो कह सकते हैं तैयार करनी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो आ गया सही। ओके, बस इतने तक आपको झेलना था। क्वेश्चन है 21, तृतीय श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है स्पेन से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से या फिर स्कॉटलैंड से। तृतीय श्रेणी की ऊन आपको जो है बतानी है कहाँ से प्राप्त होती है। तो तृतीय श्रेणी की ऊन जो है हमें इंग्लैंड से प्राप्त होती है। और आपने पढ़ा भी होगा ना, बिक्यूना जो क्या मिंक कोट बनता है। ठीक है, मिंक कोट बनता है बिक्यूना से, जो दुनिया का सबसे महंगा कोट माना जाता है। ठीक, लेकिन सोचने अफसोस की बात है, मतलब जो आपकी सॉरी, अभी हम बात कर रहे थे जो मेरिनो जाति की भेड़ होती है उससे सबसे बढ़िया जो है आपको ऊन मिलता है, जो कि स्पेन से मिलता है। ठीक है, तो है ना अजीब सी जो चीज़, जिससे चीज़ अच्छी मिल रही है उसका कोट उतना महंगा नहीं है, लेकिन जो उतना अच्छा नहीं है तब भी उसका कोट बहुत महंगा माना जाता है। ठीक है, तो भाई है
क्या ही कह सकते हैं उसमें। तो तृतीय श्रेणी की ऊन जो होती है वो हमें इंग्लैंड से मिलती है। अगर हम बात करते हैं स्पेन से हमें कौन सी मिलती है, तो यही तो आपकी मेरिनो जाती है, मतलब प्रथम श्रेणी की जो ऊन है उससे आपको मिंक कोट नहीं मिला, ठीक है, द्वितीय श्रेणी से प्राप्त हुआ। ओके, तो मेरिनो जाति की जो भेड़ थी वो स्पेन से मिलती है और ये प्रथम श्रेणी में आता है, ये तृतीय है। इंग्लैंड से जो मिल रहा वो तृतीय है, और मेरिनो कौन सी है, फर्स्ट श्रेणी में आता है, ठीक है। यहीं पर जो आयरलैंड है, अच्छा आयरलैंड है जो, ये वैसे तो कई जगह से प्राप्त होता है, लेकिन आयरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड से द्वितीय श्रेणी की भी कपास मिलती है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड से द्वितीय श्रेणी की कपास मिलती है और तृतीय श्रेणी की भी मिलती है, दोनों याद रखिएगा। ओके, जरूरी नहीं है तृतीय श्रेणी और द्वितीय दोनों मिल सकता है। और आयरलैंड है, ऐसे ही आयरलैंड द्वितीय श्रेणी की कपास यहाँ से मिलती है, आयरलैंड से भी द्वितीय श्रेणी की मिलती है, ठीक है। तो जो इंग्लैंड है वो तृतीय में भी चला जाएगा और द्वितीय में भी चला जाएगा, दोनों से प्राप्त होता है। और जो स्कॉटलैंड देश है, स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड से जो हमें मिलती है वो आपकी समझ जाओ लास्ट वाली बचेगी आपकी, नहीं, स्कॉटलैंड से भी द्वितीय श्रेणी की ही ऊन प्राप्त होती है। जो लास्ट वाली होती है ना चतुर्थ श्रेणी की ऊन, वो जो ऊन होती है तो वो जो होती है मिश्रित जाति की जो भेड़ें होती हैं, मिश्रित जाति की भेड़ों से हमें जो प्राप्त होती है उस वो वाली होती है चतुर्थ श्रेणी की, ठीक है ना। मिश्रित जाति की भेड़ों से प्राप्त ऊन जो होती है वो चतुर्थ श्रेणी में आती है, ये ध्यान रखिएगा। और उनकी लंबाई भी 1 से 16 इंच होती है। तो यहाँ पर जो है मतलब इतना तो याद ही रखो, तृतीय श्रेणी का इंग्लैंड और प्रथम श्रेणी का स्पेन। बकाया ये जो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये आपके द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं। ओके, ये तीनों द्वितीय में भी आ जाता है और ये तृतीय में, तृतीय और द्वितीय दोनों में आता है, ठीक है। तृतीय और द्वितीय प्लस, मतलब सॉरी प्लस करना था, प्लस और सेकंड, मतलब तृतीय में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, मतलब द्वितीय में भी आ रहा है, ऐसे याद रखिए। देखो ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि सीधी सीधी बुक में ये चीज़ें दी हैं, इसलिए मैं आपको इतना समय दे रही हूँ कि कैसे भी याद हो जाए। क्वेश्चन है 22, चतुर्थ श्रेणी की ऊन के रेशों की लंबाई होती है 1 से 5 इंच, 2 से 4 इंच, 4 से 16 इंच, सॉरी 18 इंच, यहाँ पे डी है 1 से 16 इंच, तो डी है 1 से 16 इंच। आज भी ना मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। ओके, इस समय टाइम भी आपको मैं बता दूं, मैं रात में क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 10:30 हो रहा है, ठीक है। तो 10:30 बजे मैं इसलिए फ्री हो गई क्योंकि आज सब लोग शादी में गए हुए हैं, ठीक है, हमारे घर के सारे लोग शादी में गए। पहले मैं भी जा रही थी पर मैं आजकल ना इग्नोर करती हूँ कि मुझे ना जाना पड़े, मेरी पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो जाती है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। सारी तैयारी थी मेरी जाने की, लेकिन बस इशारा चाहिए था कि कोई कह दे कि ये तुम मत जाओ, तो मैंने तो एक बार में कह दिया ठीक है मैं नहीं जाती हूँ। बहुत दूर भी जाना था, पास में भी नहीं थी, लेकिन थक इतनी गई हूँ, पूरा दिन हो गया है। तो क्वेश्चन है 22 जो है था, इसमें हमने कौन सा बताया, डी ऑप्शन सही था। ओके, अच्छा बात आती है जो 1 से 5 इंच, अभी हमने बताया था प्रथम श्रेणी जो स्पेन से मिलती है, ठीक है, प्रथम श्रेणी। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही है, आपको 2 से 4 इंच दिख रहा है, तो ये द्वितीय श्रेणी की है, द्वितीय श्रेणी की हो गई ऊन। ओके, 4 से 18 भी आपको दिख रहा है, 4 से 18 जो अभी हमने बताया था तृतीय श्रेणी, लाइन से लगे हुए हैं सारे। तो लास्ट कौन सा बचा, चतुर्थ श्रेणी जो मिश्रित भेड़ों से प्राप्त होती है, उसे 1 से 16 इंच तक की ऊन हमें प्राप्त होती है। अच्छा, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा, अरे ये तो ऊन बहुत लंबी है, 1 से 16 इंच की है, तो फिर तो बहुत अच्छे कपड़े बनना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ऊन लंबा है तो बहुत अच्छा ही क्वालिटी का हो। कई बार जानवरों से आप ऊन नहीं उतारोगे लंबे समय तक, वो लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, लेकिन उतने ही गंदे हो जाएंगे, उतने ही ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा भी रीज़न होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 23, भेड़ों के शरीर से उतारी गई ऊन प्रति भेड़ वजन किलोग्राम होता है। मतलब किसी भी भेड़ से, अगर आप किसी एक भेड़ से आप अगर ऊन उतार रहे हो तो एक औसतन आपको बताना है कि आप जो भी भेड़ों से ऊन उतार रहे हो, तो अगर एक भेड़ है कितना किलो तक आपको ऊन दे सकती है। 6 से 18 किलो नहीं, पाउंड में बताना है, ठीक है। 6 से 18 पाउंड, 5 से 10 पाउंड, 10 से 15 पाउंड, या फिर 20 से 25 पाउंड। तो यहाँ पर 6 से 18 पाउंड, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 से 18 पाउंड तक ये प्राप्त होता है प्रति भेड़। लेकिन अगर औसतन आपसे पूछा जाए कि चलो कि एक औसत बता दो, ये तो मतलब बता दिया कि 6 से 18 आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बीच का हम जैसे कि 8 पाउंड तक आपको नॉर्मल ये कि इतना तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 8 पाउंड एक औसत लेकर चलते हैं। अब 8 से थोड़ा 1-8 kg कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 6 से 18, बहुत अच्छी जात, बहुत ही घने बालों वाली कोई है तो 18 पाउंड तक आपको मिल सकता है ना। लेकिन औसतन हर कोई भेड़ पे बाल बहुत ही अच्छे तो नहीं हो सकते। तो ये औसतन पूछा जाए कि औसत किसी भेड़ से ऊन कितनी प्राप्त हो सकती है, औसतन बतानी है, तो 8 पाउंड का हो गया आप, ठीक है। या फिर 6 औसतन ना लगा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 से 18 पाउंड तक, ये 6 से 18 का मतलब हो गया 3 से 8 किलोग्राम तक, ठीक है।
3 से 8 केजी तक। ओके, और यहीं पर अगर हम बात करते हैं जो 8 पॉइंट हमने बताया, तो ये भी लगभग आप ये मान सकते हो कि 3.5 केजी तक। ठीक है, 3.5 केजी तक आपको ऊन प्राप्त हो जाएगी, है ना, केजी तक। ओके, औसतन में। ओके, औसतन पूछा जाए तो 8 पॉइंट या फिर 3.5 केजी, और आपसे नॉर्मल पूछा जाए तो 6 से 18 पॉइंट या फिर 3 से 8 केजी तक आपको ऊन मिल सकती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, क्यूटिकल की कितनी सतह होती है? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं। तो क्यूटिकल की भी 3 सतह होती हैं। देखो, एक तो आपके ऊन की ही 3 सतह होती हैं। ओके, होती है ना। एक होता है आपका क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ये क्यूटिकल हो गई, ये कॉर्टेक्स हो गई, ये मेड्यूला हो गई। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है जो ये सेकंड लेयर है ना, पहली लेयर है जो क्यूटिकल, इसकी कितनी लेयर होती है? तो इसकी भी आपकी 3 लेयर होती है, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। एक होती है आपकी एपीक्यूटिकल, ठीक है, एपीक्यूटिकल होती है, एपीक्यूटिकल होती है। दूसरी आपकी होती है एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल। ये क्यूटिकल तो सभी में आ रहा, लिख ही लोगे, है ना। और एक होता है सब क्यूटिकल, एपी एक्सो सब। ठीक है, सब क्यूटिकल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो होती है 3 लेयर इसकी होती है क्यूटिकल की, ध्यान रखिएगा। ओके, है मतलब नए प्रश्न है या नहीं है? हो सकता है भाई कहीं आपने कर लिए हो, सारे साल मैं अपनी महानता ही बताऊँ, लेकिन भाई मैंने तो पहली बार ही ये प्रश्न कराए, शायद मैंने नहीं कराए हैं। ओके, क्वेश्चन है 25, मादा कीड़े द्वारा कोकून से निकालने के कितने दिनों बाद उन्हें नंबर कार्ड दिया जाता है? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। ये क्वेश्चन कराया है मैंने। ठीक है, मादा कीड़े द्वारा कोकून से निकलने के कितने दिनों बाद तक उन्हें क्या होता है, नंबर कार्ड दिया जाता है? तो ये 3 दिन बाद जो है प्राप्त होता है। ये देखो, उन कीड़ों की बात हो रही है जो जिनसे रेशम नहीं प्राप्त करते हैं, जिनसे क्या होता है सेरीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि जिनसे अंडे पैदा कराने, ठीक है, अंडे निकलवाने हैं जिनसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये कीड़े कितने अंडे दे सकते हैं, तो यहाँ पर 350 से जो होता है 400 तक अंडे ये एक समय में दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद इस कीड़े की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 26, कुछ रेशम के कीड़ों में आनुवंशिक संक्रमण भी पाया जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन। ये किसने अपने परीक्षण द्वारा बताया? जब सेरीकल्चर, आप जानते हो, अच्छा, सेरीकल्चर का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ आपका? जापान से। ठीक है, जापान से, मतलब जापान से सेरीकल्चर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक विधि है ना सेरीकल्चर। ओके, तो 3 बार वैज्ञानिक विधि से आप उत्पादन करते हो, ओके, रेशम का, और प्राकृतिक विधि में मात्र एक बार ही आप कर सकते हो। तो ये वैज्ञानिक विधि किसने दी थी? जापान ने दी थी। जो चीन था, खोज करता था, चीन ने इसको खोजा था। बस वैज्ञानिक विधि आपकी किसकी? जापान देश की है। ठीक है, तो मतलब जब आप सेरीकल्चर कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत तरीके की चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली, अनुवांशिक संक्रमण भी जो रिसर्च के दौरान देखने को मिला जब अनुसंधान कार्य हो रहा था। ठीक है, तो ये कुछ कीड़ों में, कुछ रेशम के जो कीड़े होते हैं उनमें आनुवांशिक कुछ संक्रमण भी पाए जाते हैं। ये किसने अपने परीक्षण में बताया था? क्या रॉबर्ट हुक ने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, लुई पास्चर ने बताया था, या आर्कराइट ने बताया था? तो ये रॉबर्ट हुक तो आप जानते हो, एक तो वो है कोशिका के खोजकर्ता, दूसरे वो हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है रेयॉन की बात की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने भी रेयॉन बनाने की बात की थी सबसे पहले, तो इन्हीं ने चर्चा की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन वो हैं जो केंद्र की खोज की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लुई पास्चर। और आर्कराइट जिसने क्या था, कताई फ्रेम की आविष्कार की थी, अभी बात ही हुई थी आर्कराइट के विषय में, कताई फ्रेम का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल बेहतरीन आंसर होगा। बढ़ जाते हैं हम आगे, क्वेश्चन है 27, कोकून के कुल वजन का कितना प्रतिशत रेशम धागा रूप में प्राप्त होता है? 10%, 15%, 16% या फिर 17%? जो कोकून होता है उसके कुल वजन का हमें जो है कितने प्रतिशत जो होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है, ये बताना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16% जो होता है रेशम, कुल कोकून के वजन का हमें 16% मात्र जो है रेशम यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? जो आपसे अगर पूछा जाए जो रेशम का तंतु होता है कितना लंबा होता है, तो यहाँ पर कभी कभी आपको 1000 से 2000 भी मिल जाता है ऑप्शन। कई जगह इसका अलग अलग आंसर दिया हुआ है, मैं तो पढ़ के ये परेशान हूँ, कहीं भी एग्जैक्ट आंसर। और अच्छा, एक चीज़ बताएं, इसका एग्जैक्ट हो भी नहीं सकता, जरूरी थोड़ा कि हर कोकून से एक ही बराबर रेशम प्राप्त हो, है ना, थोड़ा बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो उसी तरीके से औसतन हर जगह आपको मिल जाता है 1000 से 2000, कहीं से 300 से 600 मीटर दिया हुआ है, कहीं 200 से 4000 मीटर दिया है।
ठीक है ना, कहीं 300 से 4000 मीटर दिया, आपने कई जगह ये आंसर पढ़ा होगा, घुमा फिरा के अलग अलग वजन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है जो कच्चे रेशम है उसमें कितना प्रतिशत जो है फाइब्रिन होता है, तो 80% क्या होता है, फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन पाया जाता है। फाइब्रिन क्या है, इसमें प्रोटीन होती है। और सेरिसिन क्या होता है, गोंद। अच्छा, गोंद पूछ लिया जाए कच्चे रेशम में कितना मिलता है, तो 20% मिलता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए जो सॉफ्टनिंग का प्रोसेस होता है उसमें से कितना सेरिसिन जो है सॉफ्टनिंग प्रोसेस के दौरान हट जाता है, तो मात्र इस समय 1% ही हटता है। ठीक है, और बकाया बाद में हटता है। 1% जो है सेरिसिन जो है हट जाता है जब हम सॉफ्टनिंग का प्रोसेस करते हैं कच्चे रेशम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 18, थ्रोइंग शब्द है लैटिन का, ग्रीक का, एंग्लो इंडियन, या फिर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सॉरी फ्रांस। तो यहाँ पर जो थ्रोइंग शब्द है वो एंग्लो इंडियन शब्द है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम इसको वैसे तो हम इसको थ्रोइंग बोलते हैं, एक सेकेंड समझिएगा इसको, हो सकता है ये पूछा जाए आपसे, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, थ्रोइंग है, इसमें क्या होता है, थ्रोइंग में थ्रोन, जो थ्रोन का अर्थ आ रहा है ना, थ्रोन जो साउंड आ रहा है ना, तो थ्रोन का ही मतलब होता है क्या, टू, ऐठन देना है, टू ट्विस्ट। ठीक है, थ्रोन ऐसे ही लिख दे रही हूँ मैं, थ्रोन, या हिंदी में ऐसे मिलेगा आपका। तो थ्रोन का अर्थ क्या होता है, थ्रोन का अर्थ होता है यहाँ पर ऐठन देना, ऐठन देना, मतलब रेशम में ऐठन देने को क्या कहते हैं, यहाँ पर थ्रोइंग ऑफ सिल्क कहते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसको ऐठन देना या फिर टू ट्विस्ट कह सकते हैं, टू ट्विस्ट। तो ये इसका अर्थ है, मतलब ये ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न जब इस तरीके का बनता है तो सीधे आंसर सेम लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर या तो टू ट्विस्ट या फिर ऐठन देना, आपको थ्रोन का अर्थ यहाँ पर मिल सकता है। एंग्लो इंडियन शब्द है थ्रोइंग, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो यहाँ पर थ्रोस्टर क्या होता है, थ्रोस्टर भी होता है एक, तो ये थ्रोस्टर जो होता है जो ये थ्रोइंग का काम करता है, थ्रोइंग का कार्य करने वाला, कार्य करने वाला क्या कहलाता है, थ्रोस्टर कहलाता है। ठीक है, थ्रोस्टर। ओके, मिले नए प्रश्न, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें मित्रों को एक बार सभी लोग। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, काफ़ी सपोर्ट इस मंथ आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। मैं 1 साल से झीक रही थी काम कर करके, पर इस महीने आप लोगों ने सच में अपना दिखाया कि हाँ, मतलब हो आप काबिल बच्चे हो, मतलब मुझे भी सपोर्ट किया है। 29 है, प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला मोटा और असमान रेशम का तंतु कहलाता है फ्लॉस, फ्रीशन, स्क्रैप या दोहरा कोकून। अभी हमने जस्ट आपसे प्रश्न यही किया था ना कि प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला जो मोटा असमान रेशम तंतु होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमने क्या बताया था, फ्रीशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि फ्लॉस हमने किसको कहा था, जो फ्लॉस है वो हमने किसको कहा था, फ्लॉस हमने कहा था जो रील लपेटते समय। ठीक है, रील लपेटते समय, इधर लिखती हूँ जहाँ पर नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रील लपेटते समय फ्लॉस क्या था, जब हम रील को लपेटते हैं, ओके, उस समय जो होता है ना, हम रेशम हमें ब्रश व्रश के माध्यम से ब्रश वगैरह करते हैं, ब्रशिंग का प्रोसेस करते हैं, तब हमें प्राप्त हो जाता है, तो उसे फ्लॉस कहते हैं। ठीक है, स्क्रैप भी हमने बताया था, जब रील को लपेटते हैं या बटाई करते हैं तो उस प्रकार जो होता है मशीन की क्रिया से हमें प्राप्त होता है, मतलब मशीन की प्रक्रिया, मशीन के द्वारा ही तो काम होते हैं ना, लपेटने उटने के, आजकल बटाई उटाई की ज़्यादातर, तो उस समय भी कुछ रेशम टूट के हमें प्राप्त हो जाते हैं। और डबल कोकून हमने बताया था, जब 2 कोकून क्या होता है पास पास सटकर रेशम का उत्पादन करने लगे। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या करना पड़ता है, आपको तोड़ना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पर। तो ये आपका था फ्रीशन, जब जो रेशम के किनारे का जो होता है मोटा मोटा आसमान धागा, उसे हम फ्रीशन कहते हैं। ठीक है, और पियर्स्ड वाला आपको याद है, पियर्स्ड वाला भी तो अभी हमने बताया था, जब कीड़ा तोड़कर निकल जाता है बाहर, कोकून को कीड़ा तोड़कर निकल जाता है बाहर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पियर्स्ड कोकून कहते हैं। तो आई होप आज, अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन और है, कते स्पन हुए रेशम का उपयोग किया जाता है पाइल वस्त्र ड्रेस बनाने में, अस्तर में, छाते के वस्त्र में, अवरोधक वस्त्र में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो कते हुए जो स्पन, अभी हमने चर्चा किया कि ये जो रेशम थे ये कते हुए या स्पन या छोटे रेशम के 5 प्रकार हमने बताए थे। कौन कौन से, पियर्स्ड बताया था, डबल कोकून बताया था, फ्लॉस बताया था, फ्रीशन बताया था, स्क्रैप बताया था, 5 तरीके बताए मैंने आपको। तो ये जो स्पन हुए रेशम का उपयोग हम फिर करेंगे कहाँ, अब हमें इतने तरीके से ये प्राप्त हो रहा है, तो हम इसका प्रयोग कहाँ करें, तो हम पाइल वस्त्र ड्रेस भी बना सकते हैं, अस्तर में भी प्रयोग कर सकते हैं, छाते के वस्त्र भी बना सकते हैं, अवरोधक वस्त्र के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हम स्पन यार्न से ही, स्पन रेशम से ही बनाते। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, ये हमने अभी आपको समझा ही दिया था। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, आप लोगों का प्यार है जो मैं इतनी थकान में भी बैठ जाती हूँ,
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जब मैं थकी हुई होती हूँ तो मेरा मन करता है मैं चुपचाप धीरे धीरे बैठी बैठी क्लास लेती हूँ। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।